नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय का पता आज से बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कार्यालय सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया है। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। सेवा तीर्थ बना देश का नया पावर सेंटर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय हैं, जो पहले अलग अलग स्थानों पर स्थित थे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में कानून, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि और कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यालय स्थित हैं। सेवा तीर्थ परिसर दाराशिकोह रोड पर है। यह लगभग 2.26 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में स्थित है। इसे लगभग 1189 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। सेवा तीर्थ पूरी तरह से स्मार्ट ऑफिस है, जहां पर हाई स्पीड इंटरनेट और पेपरलेस वर्क कल्चर के लिए डिजिटल आर्काइव्स और अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम मौजूद है। सरकार की योजना नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तन करने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने नए कार्यालय सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गए हैं। ये सेवा तीर्थ की नई बिल्डिंग सामने नजर आ रही है और अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो ये इसमें 3 महत्वपूर्ण ब्लॉक हैं। सबसे पहले जो मुख्य बिल्डिंग सेवा तीर्थ 1 है, उसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय है, उनका पूरा स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है। उसके साथ ही सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सेक्रेटरीट यानी कैबिनेट सेक्रेटरी का कार्यालय है और सेवा तीर्थ 3 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सेक्रेटरीट है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश पूजा के साथ इस नए कार्यालय में प्रवेश किया और उसके साथ ही काम संभालने के साथ ही 2 महत्वपूर्ण जो निर्णय थे आम लोगों से जुड़े हुए, क्योंकि देखें बिल्डिंग पर जो सेवा तीर्थ के साथ लिखा गया है नागरिको देवो भव, उसी भाव के साथ 2 महत्वपूर्ण निर्णय पीएम राहत स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें किसी भी दुर्घटना में शिकार होने वाले व्यक्ति को 1.5 लाख तक की तुरंत धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही लखपति दीदी जो आम महिलाओं को मजबूत करने की दिशा में एक सरकार की योजना है, उसके लक्ष्य को 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की हरियाली से ढकी घाटियां और रोमांच से भरी पगडंडियां खिलाड़ियों को आकर्षित कर रही हैं। आज अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में, जहां साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से 22वीं राष्ट्रीय माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है और वो है अरुणाचल की वादियों में साइकिलिंग चैंपियनशिप। अरुणाचल प्रदेश का रोइंग शहर इन दिनों साइकिलिंग के इतिहास का गवाह बन रहा है। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में 15 फरवरी तक नेशनल माउंटेन टेरेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया है। 4 दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों से 512 राइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का रोइंग इन दिनों देश के सबसे बड़े माउंटेन बाइकिंग महोत्सव का केंद्र बन गया है। रोइंग की उबड़-खाबड़ पहाड़ी, मोड़ और प्राकृतिक ढलान माउंटेन बाइकिंग के लिए आदर्श मानी जाती है और इस रोमांचक ट्रैक पर साइकिलिंग करने से प्रतियोगियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। ये पहला मौका है जब अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय एमटीबी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में आयोजित इस प्रतियोगिता ने राज्य को खेल मानचित्र पर नई पहचान दी है। यहाँ पे पूरे देश से 29 टीमें आई, अलग अलग स्टेट से, भारत के जितने भी प्रांत हैं। यहाँ एक नेशनल चैंपियनशिप साइकिलिंग की, माउंटेन बाइकिंग 22nd नेशनल चैंपियनशिप अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। अलग अलग जगह से आए, दिल्ली से आए, गुजरात से आए। सर गुजरात के लिए मुश्किल तो है, पर हमारा राइडर और हमारा मैनेजर, हमारा कोच है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कैसे रहेगा सर आप लोग के लिए? कितने लोग आए? 8 लोग आए हम। 8 लोग आए। क्या लगता है, कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। 22वीं राष्ट्रीय माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप 15 फरवरी तक चलेगी, जिसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पासांग दोरजी सोना ने किया और अतिथि के तौर पर नागालैंड सरकार में पर्यटन एवं उच्च शिक्षा मंत्री टेमजेन इमना अलुंग भी शामिल हुए। देश के लोगों को भी मालूम हो रहा है
यहाँ की लोगों की परंपरा, संस्कृति और हर एक सोच विचार सबों को एकत्रित करने वाला अरुणाचल है। 4 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों से 512 राइडर्स ने हिस्सा लिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, गुजरात, तमिलनाडु समेत विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने अरुणाचल की प्राकृतिक सुंदरता और मेजबानी की जमकर सराहना की। प्रतियोगियों को खूबसूरत पहाड़ियों के बीच रोमांचक राइड खूब पसंद आ रही है। पंजाब से भी पार्टिसिपेंट्स आए, काफी ज्यादा जोश है इसमें। हम जानेंगे सर, कैसा लग रहा है अरुणाचल आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, कितना सुंदर लगा? बहुत सुंदर, इसका कोई बयान नहीं है। फर्स्ट टाइम। टीम से कितने मेंबर? हम लोग 6 मेंबर। मैम कैसा लगा अरुणाचल प्रदेश? बहुत अच्छा लगा। हम बिल्कुल लोअर वैली के अंदर हैं, आसपास हमारे हिली एरिया है जो हमें पंजाब वालों को बहुत कम देखने को मिलता है, तो यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और पंजाब की टीम पहली बार आई है 23 साल बाद, तो हमारे लिए पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी बात है। इसमें आर्मी एडवेंचर टीम और एयरफोर्स टीम सहित देश भर के नामी साइकिलिस्ट शामिल हुए हैं। प्रतियोगिता के लिए ग्रीनफील्ड गेम्स विलेज तैयार किया गया है, जहां देश भर से आए प्रतिभागियों के लिए अलग अलग आवासीय टेंट, विशाल डाइनिंग हॉल, आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, चुनौतीपूर्ण ट्रैक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के संगम में अरुणाचल प्रदेश के रोइंग का पूरा माहौल बदल दिया है। ऐसे में आने वाले समय में ये इलाका साइकिलिंग डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी पहचान बना सकता है। युवराज मेहता, रोइंग, अरुणाचल प्रदेश, गुड न्यूज टुडे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हाथ साथ ना दे तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक 13 साल की बच्ची ने यह साबित कर दिया है कि हौसले के आगे हर कमी छोटी पड़ जाती है। दोनों हाथों से दिव्यांग मानसी अपने पैरों से वो हर काम करती है जो आम लोग हाथों से किया करते हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है मानसी के हाथ नहीं पर हौसला आसमानी। मानसी ने हाथों की जगह पैरों को अपना हथियार बनाया है और वो सभी काम पैरों से ही करती है। ये है 13 साल की मानसी। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली मानसी शानदार पेंटिंग बनाती हैं। लेकिन मानसी हाथों से नहीं बल्कि पैरों से पेंटिंग्स बनाती हैं। मानसी अपने पैरों से केवल पेंटिंग्स ही नहीं बनाती बल्कि हर वो काम करती है जिसे करने में हाथों की जरूरत होती है। दरअसल मानसी के हाथ पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन मानसी ने इसे कमजोरी नहीं चुनौती माना। मानसी ने अपने पैरों को अपने हाथों में बदलकर हर वो काम किया जिसको करने के लिए हाथों की जरूरत होती है। अपने आप तो मैं कपड़े भी पहन लेती हूँ और ड्राइंग बना लेती हूँ, खाना अपना बना लेती हूँ और बना लेती हो? हाँ। क्या क्या बना लेती हो? पूड़ी हो गई, तेल में जो तलते हैं वो फ्राई हो गया, और आलू का चोखा हो गया, रोटी हो गई, चावल हो गया, दाल हो गया। मानसी जन्म से सामान्य थी, लेकिन बचपन में उनके हाथों का विकास रुक गया। लेकिन शारीरिक चुनौतियां उसके राह में कभी बाधा खड़ी नहीं कर सकी। आज वो पैरों से लिखती हैं, अपना खाना खुद खाती हैं और रोजमर्रा के सभी काम खुद ही करती है। मानसी की मां मंजू घरों में काम करती है। आर्थिक तंगी और जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को कभी कमजोर महसूस नहीं होने दिया। काम पे चली जाती हूँ, मेरे को भी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो बोलती है मम्मी लाओ, मेरे को पैर से भी पैर दबाती है। मेरा मानसिक मेरी लड़की बहुत अच्छी है, बहुत हिम्मत वाली है, बहुत सहारा भी करती है, मुझे भी करती है। कहती है मम्मी क्यों, मैं पढ़ के नौकरी करूँगी। मानसी के पैरों में इतना हुनर है जितना शायद लोगों के हाथों में नहीं होता होगा। मानसी अपने पैरों से बेहतरीन कलाकारी को अंजाम देती है। मानसी अपने पैरों से शानदार पेंटिंग करती है। मेरे हाथ में वो ड्राइंग्स हैं जो मानसी ने बनाई हैं, और आप उन बच्चों को भी देखते हैं जो हाथ से ड्राइंग करते हैं। महज 9 साल के बच्चे हों, वो 5th क्लास में पढ़ते हों, लेकिन ये ड्राइंग मानसी ने अपने पैरों से बनाई है। और इसमें आप कोई भी अंतर
निकाल नहीं सकते एक सामान्य बच्चे से और मानसी की ड्राइंग में। दोनों ही आपको एक जैसी ही लगेंगी। आप ये ड्राइंग देखते जाइए और इस ड्राइंग के साथ साथ मैं भी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। आप उसको देख के अंदाज़ा ये भी लगाएंगे कि ये सिर्फ कलाकारी नहीं है, सिर्फ कला नहीं है मानसी की, बल्कि ये भी दिखाता है कि उसकी सोच में कितनी गहराई है। पढ़ाई में भी मानसी ठीक ठाक है और वो पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कामों में भी हाथ नहीं बल्कि पैर मटाती है। स्कूल के टीचर्स मानसी से खुश रहते हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, अपना क्लास वर्क हर समय अच्छा करती है, होमवर्क बाकी बच्चे नहीं करके लाएंगे उसका होमवर्क पूरा रहता है। और ड्राइंग देखिए आप, इसकी कितनी अच्छी ड्राइंग है और मैं खुद मतलब इसको बनवाती हूँ, ब्लैक बोर्ड पे दिखाती हूँ तो मैं अचंभित हो जाती हूँ कि बताओ इसी बच्ची ने बनाया है। देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि इस लड़की का भविष्य उज्जवल में हो। दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद मानसी ने ये साबित कर दिया है कि तकदीर हाथों में नहीं बल्कि हौसले में होती है। मानसी का संघर्ष उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल हालात के आगे घुटने टेक देते हैं। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर लोगों की निगरानी के लिए नया सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए पूरे वाराणसी जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सकेगा। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है वाराणसी जंक्शन के चप्पे चप्पे पर नजर। आपको बता दें, वाराणसी रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर रेलवे की निगरानी है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों का नया कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में रेलवे स्टेशंस पर लगी सभी कैमरों की स्पीड उपलब्ध होगी। इसके अलावा रेलवे ने कैमरों की संख्या में भी इजाफा किया है। पहले जहां 122 कैमरे थे वहीं अब बढ़कर 180 से ज्यादा कैमरे हो गए हैं। कैमरों की संख्या एवं स्क्रीन क्षमता बढ़ने से अब स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म्स के अंतिम छोर तक और यार्ड क्षेत्र की भी प्रभावी निगरानी संभव होगी। कैमरों को अब सर्वर आधारित सिस्टम से जोड़ा गया है जिससे उसका प्रबंधन अधिक सुगम हो गया है। कैमरों से न केवल यात्रियों को सुरक्षा मिलेगी बल्कि रेलवे भी किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत अटेंड कर सकेगा। जम्मू कश्मीर के तमाम हिल स्टेशन इन दिनों बर्फबारी से गुलजार हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भारतीय सेना ने स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है गुरेज में बर्फ के बीच महिला क्रिकेट लीग। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कश्मीर की बेटियों ने खेल के मैदान में अपना हुनर दिखाया। मौसम ने करवट ली तो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां एक बार फिर बर्फ से गुलजार हो गई। जम्मू कश्मीर के सभी हिल स्टेशनों पर इन दिनों सैलानियों की चहल पहल बढ़ी हुई है। दूर दूर से लोग कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और अनंतनाग जैसे हिल स्टेशन बर्फ से सजे दिखाई दे रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गुरेज में भारतीय सेना ने स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया। क्रिकेट के इस बर्फीले मैदान में जम्मू कश्मीर की बेटियों ने खेलों में अपना हुनर दिखाया। बेतहाशा ठंड के बावजूद खेल के इस मैदान में इन खिलाड़ियों का जोश हाई था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो कि हमने जीता, हमारी टीम ने जीता। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो कि हमारी टीम ने भी मेरा बहुत साथ दिया, इसीलिए मैं जीता भी और मुझे बहुत खुशी है आज। सर्द मौसम में इस विंटर गेम का मकसद कश्मीर की बेटियों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। ये क्रिकेट प्रतियोगिता विंटर गेम्स में बढ़ती दिलचस्पी की गवाही भी दे रहा था। गुरेज घाटी में ये क्रिकेट प्रीमियर लीग खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ नारी शक्ति की मिसाल भी बन गया। गुरेज से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। आस्था, विश्वास और कठिन तपस्या का प्रतीक अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर पहली बैठक का आयोजन किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 50वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस वर्ष की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की और कुछ नई घोषणाएं की। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। 29 जून को बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा। आपको बता दें, बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कई अहम फैसले लिए गए जो इस बार की यात्रा को और अधिक सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं।
अमरनाथ जी का पवित्र। वहीं बैठक में बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की तारीख तय की गई है, जिसमें 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रथम पूजा कराने का फैसला लिया गया। इसके अलावा बोर्ड ने पंजीकृत यात्रियों, अधिकारियों, सीजनल वर्कर और पुजारियों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का फैसला किया है। इसके अलावा वहीं इस साल यात्रियों के लिए ये यात्रा बेहद रोमांचक बनाने की तैयारी है। बैठक में बाबा बर्फानी को समर्पित लेजर और साउंड शो को मंजूरी दी गई है। ये शो श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह आयोजित होगा और इसे एक सांस्कृतिक लाइट हाउस के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्रदेश की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दिखाया जाएगा। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की औपचारिक तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। बृहस्पतिवार को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की, जो कि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस वर्ष जो प्रथम पूजा है श्री अमरनाथ जी की, वो 29 जून को होगी, यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होगी। साथ ही में इस बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया। वो फैसला था कि जो पंजीकृत यात्री होंगे, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं यात्रा मार्ग पर, उनका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, यानी कि दुर्घटना का जो बीमा है, वो 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया। फिलहाल अगर हम इस यात्रा की बात करें, इस वर्ष की यात्रा की बात करें, तो तिथियों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। इस पर फैसला बाद में होगा कि यात्रा कब शुरू होगी। लेकिन फिलहाल श्राइन बोर्ड की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। साथ ही में श्राइन बोर्ड ने एक बड़े इनिशिएटिव को स्वीकृति दी है। जम्मू में भी और श्रीनगर में भी एक लेजर और साउंड शो होगा, और ये दोनों जो है शहरों में होगा। जम्मू में भी होगा, श्रीनगर में भी होगा, और ये जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए खासा आकर्षण रहेगा। साथ ही इस बैठक में जो कार्य चल रहे हैं यात्रा मार्ग पर, उनकी भी समीक्षा की गई। जो बीआरओ की तरफ से यात्रा मार्ग को बड़ा करने का कार्य चल रहा है, उसकी भी समीक्षा हुई। साथ ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर शौचालय बनाए जाने चाहिए, और साथ ही में उन शेल्टर्स का निर्माण होना चाहिए जहां पर श्रद्धालु जो है शरण ले सके, और जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात होंगे उनके लिए भी रेन शेल्टर्स का जो है प्रबंध करने की बात की गई है। काशी से लेकर उज्जैन तक हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। ढोल नगाड़ों की धुन, भजन कीर्तन की लहरियां और भक्तों की आस्था सब मिलकर इस पर्व को दिव्यता से भर रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी गुड न्यूज है, और वो है महाशिवरात्रि के लिए सज गए शिवालय। आपको हम बता दें कि मौका चूंकि महाशिवरात्रि का है, तो सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा जा रहा है। खास करके तमाम ज्योतिर्लिंग में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे शिवरात्रि के दिन सभी भक्त महादेव का दर्शन पूजन कर सके। आदि है, अंत है और अनंत है, और उन्हीं की आराधना का महापर्व है महाशिवरात्रि। इस पावन दिन के लिए देश भर के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण की तैयारियां जोरों पर है। महाशिवरात्रि के दिन कहीं भोलेनाथ का दूधाभिषेक होगा, तो कहीं बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल अर्पित कर भक्त अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। लिहाजा मंदिरों में श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। उज्जैन में लाखों श्रद्धालु हर दिन महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन यहाँ की अलग ही रौनक होती है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है। रविवार को यानी महाशिवरात्रि के दिन महाकाल निराकार स्वरूप में दर्शन देंगे और उज्जैन नगरी में बाबा की बारात निकलेगी। वहीं श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। बाबा महाकाल मंदिर के आसपास करीब 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। महाशिवरात्रि के पर्व के लिए पूरे देश के शिवालयों में खास तैयारी है, खासकर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में, जहां हर साल महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का अपार समूह महादेव के दर्शन के लिए पहुंचता है। इस बार महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। लिहाजा मंदिर प्रशासन ने भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखा है। देखिए, ये महाशिवरात्रि के अवसर पर हम लोग 10 से 20 लाख के आसपास यहाँ श्रद्धालुओं के आगमन का आकलन कर रहे हैं और उसके अनुरूप यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है।
लोगों को लाइन में सुचारू रूप से लगाने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है यहाँ पर। इस साल पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखी पहल की गई है। व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुलिस वालों को अच्छा आचरण बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है। अच्छा श्रद्धालुओं के साथ किस प्रकार का बिहेवियर किया जाए कि वो यहाँ से अच्छी यादें लेकर के लौटे, इसीलिए यहाँ पर ब्रीफिंग की गई है। सभी पुलिसकर्मियों को कहा गया है कि वो श्रद्धालुओं के साथ मैडम और सर कहकर के बात करेंगे, किसी भी बात पर उत्तेजित नहीं होंगे, धैर्य बना करके रखेंगे और उनका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि श्रद्धालुओं को सुगमता से, सहजता से और कम समय में यहाँ पर दर्शन उपलब्ध कराया जाए। महाशिवरात्रि को लेकर गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में जोर शोर से तैयारी चल रही है। मंदिर की भव्य सजावट की जा रही है। अंदर से बाहर तक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। किस तरह से पूरे मंदिर प्रांगण को भगवा रंग से सजाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है और ये तैयारी लगातार चालू है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो किस तरह से कतार के इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह से लोग लाइन में आराम से खड़े रह सकते हैं, उसका इंतजाम किया जा रहा है। रात्रि पे यही होगा कि 12 बजे यहाँ जो है बारात आएगी शंकर जी की रात में, 14 तारीख रात में, और उसके बाद महाराज जी हमारे बाबा जो हैं और यहाँ पर रात में पहले जल चढ़ाएंगे, शंकर जी जो आएंगे अपने, और उसके बाद 12 बजे रात से जल चढ़ना आरंभ हो जाएगा और दूसरे दिन जो है 15 तारीख के 12 बजे रात तक यहाँ जल चढ़ेगा। आस्था, भक्ति और विश्वास की तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज में भी देखने के लिए मिल रही है, जहां महाशिवरात्रि के दिन 44 दिनों से चल रहे मेले का अंतिम स्नान पर्व के साथ समापन होगा। देव दनुज किन्नर नरबेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये त्रिवेणी में सब मज्जन स्नान करने के लिए आते हैं। देव ता दनुज मानव किन्नर यक्ष राजसी सात्विक तामसी हर तरह के लोग आते हैं और अपनी कामना को पूर्ति कर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। शिवरात्रि का पूजन अर्चन कर यहाँ की गई पूजन अर्चन करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करती है। प्रयागराज में अंतिम स्नान पर्व पर होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुख्ता तैयारियां की जा रही है। प्रशासन की ओर से पहले ही अंतिम स्नान पर्व को भव्य और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ उज्जैन से संदीप कुलक्षेत्र और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।